नमस्कार, जेके प्राइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। और जेके प्राइम में आज हम जिस घोटाले को लेकर बात करेंगे उसमें अलग अलग लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच में आपको बताते चलें कि कीरू परियोजना को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया था जिसमें कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। सत्यपाल मलिक की बात करें तो पूरी तरह से आप देखिए बयानबाजी करते हुए वो नजर आए कि किस तरह से यहाँ पर रिश्वत देने की बात कही गई। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर 300 करोड़ रुपए का जो यहाँ रिश्वत भी सामने रखी गई और उसके बाद बताया गया कि करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो सामने आया। तो बीजेपी पार्टी से विक्रम रंधावा स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से कपिल सिंह हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और वीरेंद्र सिंह पीडीपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर, सबसे पहला सवाल यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी पार्टी से ही रहेगा, क्योंकि 2018 में ही ये पूरी परियोजना आंकी गई थी और उसके बाद 2019 में इसका नींव पत्थर रखा गया था। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, ऐसे है कि जिस परियोजना की आप बात कर रहे हैं, कीरू परियोजना, क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब ने पिछले काफ़ी दिनों से बयान उनके आ रहे हैं, वो चर्चा में भी हैं, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसके ऊपर तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर कोई दोषी है, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कौन आदमी है जिसने कुछ गलत किया है। लेकिन यहाँ पर सत्यपाल मलिक साहब जो कि गवर्नर हैं, जो यहाँ गवर्नर रह के गए हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं और उन्होंने जो बातें यहाँ की हैं, और पिछले दिनों में उनके तो बयान और भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनके बयान जो हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई जो है वो सरकार को करनी चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए कि वो किन किन लोगों को नाम पॉइंट कर रहे हैं या किन लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो पिछले 3 साल से यहाँ बीजेपी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ रूल है और बीजेपी कहती है कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला, मैडम जी शायद आपके चैनल पे भी 1-2 बार उसके ऊपर बात हुई है, ये जो एसआई एस्पिरेंट थे, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती का घोटाला जो पिछले कुछ दिनों में सामने आया है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, वो सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो लग रहा है, जो मीडिया के हम यहाँ से बात सुन रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला वो बताया जा रहा है, और जिस तरीके से उसको पेश किया गया है या जिस तरीके से उस लोगों में उसके चर्चा है, या सोशल मीडिया पे है या दूसरा है, या कुछ लोग धरने पे भी हैं, वो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक क्राइसिस है और बहुत बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। घोटाले तो जम्मू कश्मीर में हम तो देख रहे हैं पिछले 3 साल से। अगर मैं सत्यपाल मलिक साहब के बयानों पर ही जाऊं तो उन्होंने तो बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारी चीजों को पिन पॉइंट किया है। तो हम तो चाहते हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इस वक्त कीरू परियोजना की बात हम कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, और आपकी गवर्नमेंट और साथ ही साथ बीजेपी के साथ मिलकर उस वक्त चल रही थी। 2018 में जब इस परियोजना को आंका गया तो उस वक्त पीडीपी और बीजेपी कोalition में थे। 2019 आते आते आपने देखा कि किस तरह से गठबंधन जो है वो टूट गया। रंधावा जी, आपसे भी सवाल यही है, आप पर बार बार पीडीपी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि आखिर जांच क्यों नहीं की जा रही, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जांच सामने आए हैं तो कई बड़े चेहरे भी सामने आए हैं। देखिए आशा जी, मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों से स्पष्ट कर दूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी, और सरकार बनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को स्पष्ट कर दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और केंद्र की सरकार करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस के एक फार्मूले के साथ काम करेगी। और केंद्र की सरकार ही उसके लिए बाध्य नहीं है जीरो टॉलरेंस के लिए। जहां जहां बीजेपी की जिन प्रदेशों में सरकारें हैं वहां पर भी जीरो टॉलरेंस करप्शन पे होगी, वो चाहे जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो। यकीनी तौर पर ये इशू उठा था, लेकिन आपने जैसे कहा कि 2018 में ये परियोजना के ऊपर वर्कआउट होना शुरू हुआ और केंद्र ने भी इसकी अनुमति दी थी, और यकीनन 2018 के इस योजना को इम्प्लीमेंट करते करते ये कोलिशन सरकार गिर गई थी। तकरीबन जून 2018 की बात है जब ये सरकार मेरे को लग रहा है गिरी थी, और उसके बाद लगातार मुझे लगता है कि यहाँ पर राज्यपाल शासन रहा, हमारे सत्यपाल मलिक साहब रहे, और बतौर गवर्नर जब उनके पास ये प्रपोजल पहुंचा था, चाहे इसको थ्रू करने के लिए ये फाइलें पहुंची थी, तो जो भी लोग इसके पीछे थे, बिहाइंड द कर्टन थे, जो लोग ये प्रयास कर रहे थे कि ये थ्रू हो जाना चाहिए, उनकी नियत और नीति को सत्यपाल मलिक जी भाप गए थे। और यकीनी तौर पर उन्होंने अपने शब्दों में भी कहा कि वो दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री जी के साथ विस्तार से इसकी डिस्कशन करके आए कि ये 2
केसेस मेरे पास पुटअप हुए हैं जिसको कुछ सेक्टर के लोगों ने अंडर द टेबल ब्राइब करने की कोशिश की है, जिसको मैंने विदहेल्ड कर दिया है। मैं आपके नोटिस में ये ला रहा हूं। तो प्राइम मिनिस्टर महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जीरो टॉलरेंस, कोई भी व्यक्ति बिहाइंड द कर्टन है उसको एक्सपोज किया जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र का है। रंधावा जी, यहाँ पर सवाल ये था ना कि सत्यपाल मलिक जब अपना कार्यकाल यहाँ पर कर रहे थे और उस वक्त जब पेशकश की गई तो उस वक्त इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं गया? जब यहाँ से वो चले गए हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं, गोवा पहुंच जाते हैं, उसके बाद बयानबाजी। उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक बाद में किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ बतौर राज्यपाल ही उन्होंने डिस्कस किया था कि ये दो इश्यूज हैं जो मेरे पास लाए गए हैं थ्रू करने के लिए, लेकिन इसके पीछे कुछ जो है नियत स्पष्ट नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे स्पष्ट कर दिया था कि जीरो टॉलरेंस का आपको फॉर्मूला अडॉप्ट करना है, जो भी लोग हैं उनको आप एंगुश लगाइए और उनको कंट्रोल कीजिए। यकीनी तौर पर अब उस पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो तब्दीली आई, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पर अभी यूटी बन जाएगी और यूटी बनने के बाद जैसे सत्यपाल मलिक साहब यहाँ से चले गए तो वो गोवा के राज्यपाल के नाते उन्होंने उसको सार्वजनिक किया था। पर मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया है जीरो टॉलरेंस का, वो आज भी उस पर खड़े हैं। देश की आजादी के बाद से लेके आशा जी ये पहली सरकार है भारत के अंदर जो कार्यरत है और 8 साल के अंदर एक भी सवालिया निशान करप्शन को लेकर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के किसी भी मंत्री के ऊपर नहीं लग सकता। कपिल जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आप देखिए लगातार किस तरह से घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस भी पीडीपी के साथ कोलिशन में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी कोलिशन में रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पर भ्रष्टाचार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर था, चाहे वो जेएंडके बैंक के घोटाले की बात कर लीजिए, एसआई एस्पिरेंट्स तो अभी सामने आया है, किरू परियोजना को लेकर कर लीजिए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। जिस तरह से इन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बार बार उंगली उठती रही केंद्र सरकार के ऊपर, राफेल स्कैम में आप जांच करवाइए, पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, नहीं बिठाई। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा एफिडेविट देके पिंड छुड़ाने का काम किया और सारे जो नाम्स थे उसकी धज्जियां राफेल स्कैम में उड़ाई गई। ये कहते हैं कि इनके ऊपर उंगली नहीं उठती। उंगली कौन उठाएगा? सीबीआई आज इनके लिए काम कर रही है, ईडी आज इनके लिए काम कर रही थे। विक्रम जी ने एक बार अपने ही किसी मंत्री पर उंगली उठाई थी, पता नहीं उस उंगली उठाने के बाद उसके ऊपर जांच हुई या नहीं हुई। यहां तक बात करें हम केंद्र सरकार की, तो जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट, जिस तरह से देश के सारे संस्थानों को एक एक करके बेचा जा रहा है, अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो बार बार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही है कि आप इसकी जांच करवाइए, लेकिन जांच नहीं करवाएंगे। सीबीआई, ईडी इन्होंने अपोजिशन के लिए ही रखी हुई है। और अगर बात करें हम सत्यपाल मलिक जी की, तो सत्यपाल मलिक जी ने जो किरू परियोजना की जांच तो शुरू हो गई, जो उन्होंने कहा था, उन्होंने इंश्योरेंस का एक नाम लिया था जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर, और जिसमें जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजिम हैं एम्प्लॉइज की, उनकी एक एक किस्त भी काटी जा चुकी है। उसकी अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? सत्यपाल मलिक जी ने जब वो गोवा भारतीय जनता पार्टी ने उनको गवर्नर बना के भेजा तो उन्होंने गोवा सरकार के ऊपर भी बड़े एलिगेशंस लगाए, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या लगता है किस तरह से होनी चाहिए जांच और ढिलाई क्यों इतनी देरी से जांच क्यों? जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? और सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि किसान बिल को लेकर जब वो अमित शाह जी के पास गए तो अमित शाह जी ने कहा, जी प्रधानमंत्री जी का दिमाग सठिया गया है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये सत्यपाल मलिक जी के ही शब्द हैं। तो क्या इन्होंने प्रधानमंत्री जी की जांच करवाई कि वो कुशल मंगल हैं? हम तो दुआ करते हैं कि कुशल मंगल जी, आपका कमेंट इस पर। देखिए, मुझे लगता है कि कपिल जी अब किन बातों को लेके चल रहे हैं वो यहाँ इशू वो है नहीं है। अदरवाइज सत्यपाल मलिक जी एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, उनका अपना रवैया है, तरीका है काम करने का, वो कर सकते हैं। केंद्र सरकार उसका संज्ञान ले रही होगी, वो कब किस तरीके का बयान देते हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीनन दिला सकता हूं कि केंद्र सरकार
जीरो टॉलरेंस के एक मेथड को अडॉप्ट करके चल रही है। भ्रष्टाचार कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो किसी प्रदेश सरकार में हम हैं या नहीं है। अब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, अब इनकी बची तो है नहीं है, आज आके राजस्थान में थोड़ा बहुत इनका वजूद बचा है, तो वहां अब इनकी थोड़ी बहुत चल रही तो चलने दे सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर कतई भी कॉम्प्रोमाइज करने के मतलब केंद्र सरकार जो है वो काम कर रही है। लेकिन रंधावा जी, मेडिक्लेम टीम भी आई थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, और उसने जितने भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें नवीन चौधरी का ही नाम सामने आया था। और आज भी आप देखिए नवीन चौधरी का नाम सामने आया है, और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो बिचौलिए बनकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा ही है, आज की अखबारों ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन कौन से लोग हैं जो बिचौलिए का रोल निभा रहे थे, कौन कौन से लोग हैं जो व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन बने हुए थे, और आज बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। ये केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति है। तो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल व्यक्ति को भी गिरफ्तार पे हाथ डाला गया है, और उसके पीछे पीछे जो एक लाइन दिख रही है कि नवीन चौधरी की साहब की जो श्रीमती है, उनके खाते में 1 महीने के अंदर 28 लाख रुपए अकाउंट में कैसे आ सकता है, जबकि वो कहीं ना जॉब करती है ना बिजनेस हाउस से है। लेकिन ये मैं बताऊं अच्छा जी कि दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा, और हम यकीनन कह सकते हैं कि ये केंद्र में ऐसी मजबूत सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। चलिए, वो तो देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे। पहले ई टेंडरिंग की बात हुई, उसके बाद यहाँ पर टेंडर को रद्द कर दिया गया, लेकिन उसके बाद पटेल इंजीनियरिंग जो है वो काम करती है। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से कीरू परियोजना के अंदर घोटाला हुआ है, पटेल इंजीनियरिंग ने ही जम्मू बारामूला जो रेलवे काम चल रहा है, रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो काम चल रहा है, वहां पर टनल्स में भी काम किया है। क्या लगता है कि अब उस पर भी इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है? देखिए, ऐसे है कि ये मसला जो है ये 2019 का लगभग की बात जो है सुनाई जा रही है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो 2018 में जून में गिर गई थी। तो यहाँ पर गवर्नर रूल हो गया था, और सत्यपाल मलिक साहब यहाँ गवर्नर आ गए। 1 साल तक वो स्टेट को हेड कर रहे थे, जबकि उसके बाद ये घपला जो है सामने आया, जो अभी की हम पढ़ रहे हैं पेपरों में। या दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सीरियस थी, जैसे विक्रम रंधावा साहब ने अभी कहा कि हमारी 0% टॉलरेशन है करप्शन के ऊपर, अगर वाकया ये करप्शन को रोकना चाहते थे, वाकया ये सीरियस थे, तो आज ये 4 साल को लग गए उस जांच को होते हुए। इन्होंने खुद कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से तब एज गवर्नर वो मिलकर उन्होंने कह दिया था, इट मींस ये 2019 की बात होगी जब वो गवर्नर थे। तो 4 साल ये किस चीज का भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती रही, या 4 साल से किस चीज का ये सरकार इंतजार कर रही थी? दूसरी बात, जो करप्शन की बात इन्होंने कही है कि करप्शन, भाई करप्शन तो जब से जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, करप्शन चरम सीमा पर है, और इतनी चरम सीमा पर है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक है। मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, कीरू परियोजना की आज तो एक स्कैंडल आपके सामने आ गया, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्कैम ऐसे हैं जो सामने नहीं आए, जहां आए भी हैं तो दबा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा स्कैम है मिनरल्स हमारे बाहर बेचने। जम्मू ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। कोई बात करने की रेत बजरी, आज मुझे बताइए कि आज रेत बजरी का रेट क्या है? जब हम क्रैशर वालों से बात करते हैं वो कहते हैं हम तो उसी रेट पे दे रहे हैं जो पहले था। आज आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। उसके ऊपर गुंडा टैक्स लगाया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और ये करोड़ों रुपए का स्कैम है जो जम्मू के लोगों की जेबों के ऊपर डाका मारा जा रहा है। और बहुत सारे स्कैम है यहाँ, उनके ऊपर हम तो पहले से कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की हालात बद से बदतर कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। कपिल जी, केंद्र सरकार कह रही है कि बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने भी कहा कि देरी क्यों, आखिर 4 साल क्यों लग गए? और कीरू परियोजना के साथ साथ कई उन्होंने घोटाले भी यहाँ पर गिनवा दिए हैं। अब सत्यपाल मलिक जी ने एक बयान में कहा था कि कोई आरएसएस से वाबस्ता कोई ऑफिसर है, उसने भी उन्हें करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी। विक्रम रंधावा जी या केंद्र में बैठे जो मंत्रीगण हैं वो बता दें, कम से कम इतना तो बता दें जनता को कि आरएसएस से वाबस्ता कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस सत्यपाल मलिक जी ने लगाए। क्या उसकी जांच होगी? क्या हुई? 80 करोड़ देश की जनता को सरकार के अनाज के ऊपर आज डिपेंड कर दिया। ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज जनता इस कदर बेहाल है कि वो खुद खरीद के अनाज नहीं खा पा रही। इतनी महंगाई है कि गृहिणियां अपनी रसोई नहीं चला पा रही।
और देश की जनता को मजबूर कर दिया है कि देश की जनता सरकार के ऊपर निर्भर हो रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अब कुछ ही राज्यों में बची है। भाई आप छोड़ोगे तो कांग्रेस की सरकार कहीं बचेगी ना, आप छोड़ते ही नहीं हो। कभी ईडी लगाते हो, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग करते हो। अगर ये खरीदो फरोख्त का धंधा बंद करोगे तो कांग्रेस की सरकारें सुचारू रूप से चलेंगी, तो ऑपोजिशन ग्रूम कर पाएगी। और जिस तरह का रवैया आज भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया है, अगर ये 70 साल की 65 साल की डेमोक्रेसी में अगर ये रवैया कांग्रेस ने अख्तियार किया होता तो आज अपोजिशन इस तरह से ग्रूम ना कर पाती और मतलब आज एक आम आदमी जो है इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन अगर हम कीरू परियोजना की बात करें तो थोड़ा सा अगर आप आंकड़ा देखना चाहें तो कीरू परियोजना जो है वो 624 मेगावाट एक प्रोजेक्ट है और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने इस पर काम किया। 3 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई और 4,287.59 करोड़ रुपए इस पर अनुमानित जो लागत थी वो बताई गई कि इतने पैसे से इस पूरी परियोजना को बनाया जाएगा। लेकिन अब रंधावा जी आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आप देखिए विपक्ष भी आप पर यहाँ निशाना साधता हुआ नजर आया और जो सरकार आपके साथ कोलिशन में थी, जो पार्टी आपके साथ कोलिशन में थी, वो भी आज आप ही पर यहाँ निशाना साध रही है कि आखिर ढिलाई क्यों और इतने ज्यादा समय तक इस पूरे मामले को लटकाया क्यों गया? देखिए ढिलाई कतई भी नहीं है, किसी पार्ट पे भी ढिलाई नहीं है। ठीक है, अभी जो हमारे साथ कभी दोस्त थे आज वो दुश्मन बन के बैठे हैं, वो अलग बात है कि वक्त की बात होती है। लेकिन ये यकीनन कह सकता हूं मैं आशा जी कि हर चीज को समय लगता है। इन्वेस्टिगेशंस होती है, डाटे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनकी नीचे तक एक सर्वे करवाया जाता है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके गिरबान पे हाथ डालना है, क्या सही जगह हाथ डाल रहे हैं, कहीं वो सस्पिशियस करेक्टर तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से इस पे बड़ा वार फुटिंग पे काम हो रहा था। उसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो इनपुट्स वो मांगे जा रहे थे, मुझे लगता है एजेंसियों को वो भी दिए जा रहे होंगे और यकीनन समय ठीक पे आकर सीबीआई ने अपना काम किया है। और कोई ये हम कह सकते हैं बहुत डिले हो गई है ऐसा भी नहीं है और बहुत जल्दी कर दिया ऐसा भी नहीं है, लेकिन वक्त आने पे जो काम होता है वही सही काम होता है। अभी आप देख सकते हैं कि सीबीआई ने जिस तरीके से पूरा एक चेन बनाकर उसको खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं, इनकी तारें और कहां जुड़ी है, देश के अन्य कोनों में इनके कौन कौन से लिंक्स है, कौन कौन बिहाइंड द कर्टन वो लोग हैं, सबको इसमें इन्होंने ट्रैप पे लाया है। और यकीनन आप देखिएगा 2-3 दिनों के अंदर बड़ा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार का मैं अभी भी कहूंगा कि हमारा जो मानना है कि मजबूत सरकार तभी चल पाती है जब राष्ट्र को एक साथ लेके चलने का एक विश्वास हो। आज लोगों के अंदर एक परिवर्तन दिख रहा है। हम 2014 के बाद 19 में दोबारा जीत के क्यों आए? हमने कुछ किया तो आए। आज लोगों को फिर से एक उम्मीद क्यों दिख रही है कि 24 में भी नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा? वो तभी कह पा रहे लोग क्योंकि लोगों को पता है कि आज डिलीवर किया है हमने। चाहे महंगाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज महंगाई हुई है तो रेट ऑफ ग्रोथ इनकम भी बढ़ी है। जो कर्मचारी 2004 में 14,000-18,000 रुपए सैलरी लेता था, आज वो 45 से 65,000 रुपए सैलरी ले रहा है। तो और उसको भी पता है कि मेरी रेट ऑफ इनकम भी बढ़ी है, मेरे खर्चे भी बढ़े हैं। उसके साथ साथ मुझे उस सरकार के साथ कोऑपरेट भी करना है। सरकार दावा कर रही है कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, विकास जो है वो हो रहा है। क्वार प्रोजेक्ट है, कीरू है, उसके साथ रैथले प्रोजेक्ट है। आप देखिए एनएचपीसी किस तरह से काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बिजली दूर दराज इलाके में आप देखिए अघोषित कट, और अगर इस बीच में कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जाता है तो उसका फायदा साफ तौर पर जनता को होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से कही जा रही है, वीरेंद्र जी देखिए ऐसे है कि रंधावा साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा जी ये हमारे कभी दोस्त थे तो आज हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। रंधावा साहब, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाने वाली जो बात है वो तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी के साथ भी निभाई हो। आपने बात यहाँ की है जनता के फायदे की। देखिए ऐसे है कि जनता का फायदा विकास गिनवाया गया केंद्र सरकार की जहाँ जम्मू के लोगों का फायदा, अगर मैं खासतौर जम्मू की अगर बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी जनता का फायदा जम्मू के लोगों का फायदा चाहती तो जम्मू कश्मीर को आज इस स्थिति में लाके खड़ा ना करती। इनको जम्मू के लोगों के साथ कोई प्यार नहीं है, जो मैं बिल्कुल क्लियर आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ।
जितना भी डाका, जितनी धोखाधड़ी पिछले 3 साल से जम्मू के लोगों के साथ हुई है, मुझे लगता नहीं है कि पिछले 75 सालों में जम्मू के लोगों के साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई होगी। वो चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कारोबार की बात हो, हमारी जमीनों की बात हो, हमारे मिनरल्स की बात हो। मुझे बताइए हम किस चीज की बात करें, किसको छोड़ें? सबसे ज्यादा जम्मू में जो शराब के कारोबारी थे, जो शराब के जिनके लाइसेंस थे, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और इनको इलेक्शन में मदद भी करते थे और एक अच्छा बिजनेस और लोग खाना खा रहे थे। सबसे पहले इनकी सरकार ने एक काम किया कि उनसे वो व्यापार छीन के जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को आवंटन कर दिया और आज वो लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए। दूसरा इनका सबसे बड़ा कारनामा कि जो जम्मू के मिनरल्स थे, जो हमारा मिनरल था, जो हमारा सरमाया था, वो भी बाहर के लोगों को बेचा और इस तरीके से बेचा गया कि गुंडा तंत्र आज जम्मू में आके हावी हो चुका है। जम्मू के लोगों की बात भारतीय जनता पार्टी ने की कब? ये परियोजनाएं तो हमें तो समझ नहीं आती कि अगर इतने स्कैम थे, आप पहले तो आप कहते थे जी कश्मीर की पार्टियां हमें अच्छी तरह से काम नहीं करने देती, ये कश्मीर की पार्टी हमारी बात नहीं सुनती। 4 साल से आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर चला रहे हो, तो ये जो आर्टिफिशियल लेक थी तवी की वो बन गई, जो साबरमती नदी की तरह उन्होंने एक प्रपोजल लाया था। ये प्रपोजल ही है ना, 4 साल से प्रपोजल ही चल रहे ना, काम तो हमें नजर ही नहीं आता। काम चल रहा है। एक मैं बड़ी आपको बात बताऊं, एक हमारा पिकनिक स्पॉट था चचरकोटली, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पास था बिल्कुल। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज पढ़ते थे। नहीं, मैं की बात करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपको ले जाना चाह रहा हूं कि 4 साल राज करने के बाद भी, सरकार में शामिल होने के बाद भी उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आगे डेवलप नहीं कर पाए। बाकी बात आप कर रहे हैं करप्शन की या परियोजनाओं की, हम तो ये कहना, पीडीपी पार्टी के दौरान भी आप देखिए बैकडोर एंट्रीज किस तरह से हुई थी, शायद वो भी आपको याद होगा। देखिए ऐसे है कि अगर मेरी सुनिए ना, आज एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्रीरू प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर बातें सामने आ रही है ना। 4 साल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, तो ये क्यों नहीं आज तक साबित कर पाए कि बैकडोर एंट्रियां हुई हैं? अगर उस वक्त कोई सरकार फैसला करती थी तो भारतीय जनता पार्टी बराबर की उसमें शामिल थी। आप मुझे बताइए, आप करप्शन मतलब किस तरह से आप बात करते हैं कि अगर हम लोग इकट्ठे सरकार में थे, अगर इनको लगता है कि भाई उस सरकार में धांधली हुई है, जहां गलत हुआ है, तो ये भी तो बराबर के जिम्मेवार है। कम से कम इन्होंने आज पीडीपी को अपना दोस्त तो माना कि इनकी दोस्ती थी इनके साथ, नहीं तो अक्सर ये डिबेट में यही कहते हैं कि हमारा उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस था। बिल्कुल, पॉलिटिकल अलायंस में तो दोस्ती होती है। आज दोस्त मान लिया ना आपने, दोस्ती और पॉलिटिकल अलायंस में फर्क होता है। 60 लाख से ज्यादा पद केंद्र में खाली हैं, कौन सी डेवलपमेंट? 80 करोड़ देश की जनता सरकारी अनाज के ऊपर निर्भर बना दिया, कौन सी डेवलपमेंट? करोड़ों रोजगार चले गए, कौन सी डेवलपमेंट? जम्मू की अगर बात करें, आपने रोजी रोटी रोजगार छीन लिया, कौन सी डेवलपमेंट? सब लोग सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चाहे वो सीआईएसएफ वाले हों, आज चाहे फौजी जवान हों जो एस्पिरेंट्स थे फौज में जाने के लिए, चाहे वो पीएचई के डेली वेजर्स हों, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। 60% से ज्यादा आपने इंडस्ट्री खत्म कर दी, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन सी डेवलपमेंट? किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कौन सी डेवलपमेंट और किस डेवलपमेंट? रंधावा जी, मैं पूरी बात कर लूं ना, पूरी बात थोड़ी सी कर लूं। 2014 से पहले जम्मू का हर बच्चा जो है सरकारी मुलाजिम था। 2014 से पहले जम्मू का हर परिवार जो है पूरी तरह से संपन्न था, बिल्कुल कि उसको सरकार की किसी तरीके की कोई भी आवश्यकता की जरूरत नहीं थी, ना केंद्र की ना प्रदेश की। ये कहना है कपिल जी का। नहीं, मेरा साथ में ये भी कहना है जो सिर्फ 3% लोग जम्मू कश्मीर के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। आप कितने बढ़ा रहे हो? आपने तो पूरे देश को 80% पे ला दिया। उसके बावजूद भी जो फ्री राशन दे रहे हैं तो बेरोजगार नहीं किया किसी को, अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं, फ्री राशन तब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री राशन की सरकार दे रही है, बिल्कुल दे रहे हैं। परियोजना पर आ जाइए, जो कीरू परियोजना को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी जरा नजर गड़ा। अच्छा जी, 2014 से पहले मैं बताऊं, देश के अंदर 55 वर्ष इस कांग्रेस ने रूल किया है। बदकिस्मती इस देश की रही, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लो, इंदिरा गांधी ले लो, राजीव गांधी ले लो, या आगे जो भी शुरू हो रहा था वो सिलसिला नहीं शुरू हुआ। 24,000 गांव देश के अंदर बिजली से मुक्त थे, वहां बिजली नहीं थी। 24,000 गांव
2019 तक 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई। ये केंद्र सरकार की उपलब्धि थी। कपिल जी, इसका और आपका मुझे लगता कमेंट जरूर है लेना कपिल जी को शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाने में कितना खर्चा होना था। तुम लोग 2014 में छोड़ के क्या गए थे? सारा देश उस वक्त कब्जे के नीचे था। बिल्कुल सही। कितने मैट्रिक टन 2014 के बाद ही बीजेपी सरकार जो है वो सत्ता में आई है, लेकिन उससे जी। पहले कांग्रेस पार्टी ने राज किया। सारा देश इन्होंने कब्जे के नीचे रखा हुआ था। कितने हजार मैट्रिक टन गोल्ड जो है वो विदेशों से भारत के अंदर वापस लाया प्रधानमंत्री जी कपिल जी ने। कुछ कहना इनके द्वारा लिए हुए कर्जे का जो सूद जो है वो देश की रंधावा सरकार जी को सुन भरना लीजिए। पड़ेगा। कपिल जी कुछ कह रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा। कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल में क्या क्या बनाया उसको भी बेच डालेंगे ये। मैं अभी बिल्कुल नहीं कहा है। बताऊंगा आज। आपने सुई बनाया से लेके चंद्रयान आपने तक ये बनाया। कहा- मैं नहीं बताऊंगा और क्या क्या मैं बनाया। बताऊंगा। आप बेचने का मैं काम कर रहे हो। मैं वो बताऊंगा। एम्स गुलाम नबी आजाद जी के पहले आ चुके हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक एक करके, एक एक करके। मेडिकल कॉलेज अगर आप दोनों बोलेंगे तो फिर प्रदेश के सुनेंगे अंदर कैसे? बड़े एक एक पहले आ करके। चुके हैं। कुछ नहीं है। एम्स जम्मू ने लड़के लिया, कोई लड़के नहीं यूनिवर्सिटी लिया। जम्मू ने लड़के ली। ना, ना, ना। और जो इन्होंने पीएम के बयान की बात की हाँ। वो झूठ का फैक्ट चेक सारे विदेशी जो इन्होंने 24,000 बिजली देने की बात की, हाँ। बड़ी बड़ी बातें जो झूठी बातें विदेश में जाके प्रधानमंत्री ने कही। आप टेलीग्राफ उठाइए, हाँ। आप और वॉशिंगटन तभी वो- पोस्ट तभी दुनिया के शिखर के उठाइए, नेता आप बने। इंडियन एक्सप्रेस उठाइए। तभी शिखर दुनिया के के शिखर के नेता बने। देख लिया घर बैठे पिछली नहीं बार, बने। पिछली बार घर देख बैठे नहीं लिया बने। जब G20 में उनको बीच में खड़े नहीं होने दिया गया, क्या बात कैसे है। उनके हाथ को झटका गया। अरे वाह। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा नहीं की जब वो अमेरिका में गए। अरे उन्होंने वाह। वाइस प्रेसिडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करने को मजबूर कर दिया। अरे आज हमें क्या? नेपाल प्रधानमंत्री आग दिखा नरेंद्र रहा मोदी का है, दौर है। आज हमें कपिल बांग्लादेश जी, आग मेरी दिखा बात रहा सुन है। लीजिए। कपिल जी, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पहली लाइन में खड़े हो रहे हैं। हाँ। मनमोहन सिंह तो इनको तीसरे नहीं- नंबर पर भी वो नहीं कहीं होते खड़े थे, नहीं होते वो तो थे। पिछली लाइन में भी मनमोहन नहीं होते सिंह थे। कहीं खड़े नहीं होते थे, क्योंकि लेकिन चाबी देश होती थी। पहली कतार पे खड़ा होता था। क्योंकि चाबी भारत होती पहली थी। कतार पे खड़ा और होता राहुल था। गांधी चाइना और से डील करने प्रधानमंत्री जाता था। अपनी कतार की चिंता में रहते हैं, लेकिन हाँ। देश को निचले से चलिए। निचले पायदान पे ला दिया। ये आप- आज भुखमरी इंडेक्स पे कहां पे 116 पायदान पे चले गए। देश को आज प्रधानमंत्री की तरफ वोट दिया है। इनकम कि कहां इन चली गई? परियोजना को लेकर बात हो रही थी, प्रधानमंत्री तक कहां पहुंच चला गए। गया? वो 24 में बात एक मिनट। करेंगे, 24 में बताएंगे आपको चलिए, इंडेक्स बहुत कहाँ बहुत बना होता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए विक्रम रंधावा जी, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि आज पैनल में किस तरह से अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों से बातचीत हुई है, लेकिन कीरू परियोजना को लेकर बात हो रही थी। अलग अलग मुद्दों को भी सामने रखा गया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, ढिलाई क्यों बरती जा रही है। 4 साल इस परियोजना पर कार्यवाही करने को लेकर क्यों लग गए, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आया है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा दावा पेश किया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते अपनाते आप देखिए 4 साल लग गए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।